हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे साथियों वीडियो लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं साथियों विगत परीक्षाओं में पूछे गए जा चुके हैं और 2021 आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोग एक ऑनलाइन क्लास के साथ तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी साथियों, और निश्चित ही सफलता मिलेगी। आशा विश्वास भरोसे ईमानदारी से आप लोग लगे रहे साथियों। तो वीडियो जो है साथियों आज का वेरी वेरी मोस्ट है। उम्मीद है कि सभी लोगों को पसंद आएगा। तो साथियों जब वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वही हमारे मेहनत का फल होता है। और तैयारी संबंधित साथियों तमाम वीडियो हमारे चैनल पे है। जिन भाई अभी वो सब चैनल नहीं देखे उन सब चैनलों को देखकर वहाँ से कुछ लाभ अर्जित करें और अपने परीक्षा को सफल बनाएं साथियों। तो चलते हैं साथियों, विलम्ब न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। तो आज जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन साथियों, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों कि बौद्ध धर्म का कह रहा है कि मुख्य बड़ा मंदिर निम्न में से किस प्रांत में है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो आप ऑप्शन को देखिए और समझिए। सबसे पहले हम जो राइट आंसर वही सी आंसर को हम बताएंगे। तो आप अपना रिवीजन क्लास है साथियों, आज 43 रिवीजन क्लास है। तो इसको आप देखते चलिए कि आपका 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा, बी, बिहार में। क्या आ जाएगा साथियों, बी, बिहार में। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ है साथियों, किस प्रांत में, तो बिहार प्रांत में है साथियों। यह महाबौद्ध मंदिर मुख्य मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है जिसे महाबोधि मंदिर कहा जाता है न। इस मंदिर में बुद्ध की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में है। तो साथियों इस मंदिर में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है किस आसन में है, पद्मासन आसन मुद्रा में है। तो इस मंदिर को बनवाया किसने था, सम्राट अशोक ने साथियों। स्तूप के समान बनवा था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते, जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तारीखी अल्फी क्या है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, जितने भी प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो तारीखी अल्फी क्या है, तो ये भी 2004 में पूछा गया साथियों पीजीटी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो तारीख अल्फी क्या है, तो तारीख अल्फी जो साथियों ईरान का इतिहास है। क्या है साथियों, ईरान का इतिहास है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा न। तो ये ईरान का इतिहास है साथियों। इसकी रचना जो हुई थी 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा हुई थी। किसके द्वारा साथियों, 1582 में अकबर द्वारा नियुक्त किए एक समिति के द्वारा की गई थी। अकबर द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी, उसी समिति के द्वारा तारीफ अल्फी की रचना की गई थी 1582 में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। तो किसके प्रतीक हैं ये ब्रह्मा के मुख, तो ये 4 वेदों के प्रतीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ब्रह्मा के मुख जो है 4 वेदों के प्रतीक है। तो इससे कुछ संबंधित और जानकारी हम आपको प्रदान कर देते हैं साथियों। जैसे वेदों की संख्या कितनी है, इससे यहाँ से प्रश्न बनता है। तो वेदों की संख्या कितनी है साथियों, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब जैसे पूछ ले वेदों का संकलन किसने किया था, तो वेदों का संकलन साथियों किसने किया था, वेद व्यास ने। तो इस चीज़ को आप कहीं नोट कर लीजिए। वेदों का संकलन करता किसे माने, वेद व्यास को। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है साथियों, श्रुति के नाम से श्रुति के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य को किसके नाम से जानता है, श्रुति के नाम से। वेदों की जो रचना है किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है साथियों। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। तो ये सब प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जीआरएफ में। तो सबसे बाद का वेद क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। वेदों के श्लोक जो थे उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ऋचाएँ कहा जाता है साथियों। तो अथर्ववेद जो है साथियों संगीत का वेद होता है। अथर्ववेद जो होता है संगीत का वेद होता है। अब पूछ लेता है कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद है साथियों, यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है।
तो वेदों की कुल संख्या कितनी है साथियों? तो अभी ऊपर हमने जिक्र किया था आपसे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो देखिए टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था वेदों की कितनी संख्या है, तो 4। अब पूछ रहा वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की जो रचना हुई साथियों ये संस्कृत भाषा में हुई है। अभी हमने ऊपर ये भी चर्चा आपसे किया था। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, टीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है और टीजीटी 2013 में पूछा गया है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौतम बुद्ध का उपदेश था। गौतम बुद्ध का उपदेश था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने साथियों। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया, गौतम बुद्ध का उपदेश था तो क्या था? चरत विख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आपके चलते हैं। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? बुद्ध जो थे अपना उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो टीजीटी परीक्षा 2009 में मित्र यह प्रश्न पूछा गया है। तो बुद्ध जो था अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में देते थे साथियों? तो पाली भाषा में। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा साथियों। ना महात्मा बुद्ध के समय पाली सामान्य जनता की भाषा थी, तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपना जो भाषा देते थे, मुख्य उपदेश जो देते किस भाषा में देते थे? वो पाली भाषा में देते थे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है साथियों। तो ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक कहा जाता है। यह भी पाली भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है साथियों? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को साथियों क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है ना। तो त्रिपिटक कितने होते हैं साथियों बौद्ध धर्म में? तो 3 पिटक होते हैं, जैसे शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधाम्य पिटक। तो इस चीज़ को आप नोट करके रखिए। अगला है आपका प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो कारक जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, हमने बताया कि कुल 3 पिटक होते हैं बौद्ध धर्म में, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया साथियों? पाली भाषा में लिखा गया। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, हम लोग क्या कर रहे हैं 30 क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं साथियों? रिवीजन कर रहे हैं। तो फटाफट क्लास को करते चलेंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारी को हम आपको बताते चलेंगे, आपके बीच शेयर या प्रदान करते चलेंगे। तो रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? सॉरी, तो अगला आपका जो क्वेश्चन है साथियों, डाक गए क्या है क्वेश्चन? अगला जो आपका क्वेश्चन है मित्रों, आयरन पिलर कहाँ स्थित है ना। तो क्या है साथियों? आयरन पिलर कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन हमने आपसे भी चर्चा कर लिया था, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है साथियों चंडीगढ़ में है। तो कई बार एक क्वेश्चन हम आपसे करा चुके हैं, हमारे मुंह से और निकल गया था। तो चलते हैं, अगला है आयरन पिलर कहाँ स्थित है? तो आयरन पिलर जो है साथियों कहाँ स्थित है? तो आयरन पिलर जो है साथियों कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ है साथियों? दिल्ली में स्थित साथियों। यह दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप मेहरौली नामक स्थान पर है साथियों आयरन पिलर, जिसे लौह स्तंभ भी कहा जाता है ना। आयरन पिलर में चंद्र नामक राजा की उपलब्धि का वर्णन बताया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, यह प्रश्न बनता है कि अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसे मिली थी? तो जेम्स प्रिंसप को मिली थी। किसको मिली थी साथियों? जेम्स प्रिंसप को मिली थी। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के दिल्ली टोपारा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। तो किस अभिलेख को भैया? दिल्ली टोपारा अभिलेख को। कब? 1837 में। तो इसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। सबसे पहले 1750 में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं? तो कारक जो सारनाथ का धमेक स्तूप, देखिए बौद्ध धर्म से कितने क्वेश्चन अशोक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है साथियों। सारनाथ कितनी महत्वपूर्ण है साथियों, ये पॉइंट ना। तो सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण शासक हैं। तो किस शासक ने सारनाथ का धमेक स्तूप बनवाया था? कौन सा स्तूप? धमेक स्तूप की बात कराए तो हो जाएंगे मौर्य वंश के शासन में यह बना था।
ना। ये जो धमेक स्तूप है साथियों एक बृहद स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। कहाँ है साथियों? सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। यह बेलनाकार इमारत है। ये जो धमेक स्तूप है साथियों ये सारनाथ में है। ये बेलनाकार इमारत है। मौर्य काल में इसकी निर्माण हुए थे। इसकी जो ऊंचाई साथियों 43.5 मीटर है और ये ईंटों की बनी है। किसकी बनी है? सबसे मुख्य बात ध्यान रखना है कि ईंटों की बनी है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। सारनाथ स्तंभ किस पशु की आकृति नहीं है? कह रहा है सारनाथ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए, गाय, मृग, अश्व, सांड। तो किस पशु की आकृति सारनाथ पर नहीं साथियों? तो गाय की न। सारनाथ स्तंभ पर गाय एवं मृग दोनों की ही आकृति नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान देखें तो इसमें गाय और मृग दोनों की आकृति नहीं और सांड की आकृति है। तो दोनों की नहीं है तो गाय और मृग की दोनों की नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे साथियों। तो सारनाथ स्तंभ को शीर्ष सिंह स्तंभ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आकृतियां मिली हैं इन पे साथियों जैसे 4 पशु मिले हैं। 4 स्तंभ जो है सारनाथ का, तो उसमें 4 पशुओं की आकृति जैसे गज हाथी हो गया, अश्व घोड़ा हो गया, बैल हो गया और सिंह की। तो इन्हीं 4 पशुओं की आकृति मिली है, गाय और मृग की नहीं साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका, सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर कब बना साथियों? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए सारनाथ पिलर कब बना साथियों? 3री शताब्दी, 4th, 5वीं, 6ठी शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर साथियों 3री शताब्दी। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सारनाथ पिलर कब बना था? 3री शताब्दी में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो महत्वपूर्ण, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। कारक अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृतियां हैं? तो अभी हमने ऊपर चर्चा किया था ना अभी ऊपर प्रश्न में। तो किसकी आकृतियां? अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृतियां? या छिछड़ियों की, राजाओं की, पक्षियों की या पशुओं की? तो किसकी आकृति है साथियों? तो पशुओं की आकृति है, जिसमें हमने 4 पशु बताया था, गज, अश्व, बैल और सिंह की। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध बन गए थे? तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों टीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई करने के बाद वो क्या हुए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्कल प्रदेश। कौन सा प्रदेश था साथियों? उत्कल प्रदेश था न। यह कहाँ वर्तमान उड़ीसा में है साथियों। उड़ीसा के कलिंग राज्य पर चढ़ाई करने, उत्कल प्रदेश को ही कलिंग कहा जाता है। कभी कलिंग करके पूछ लेता है, कभी उत्कल प्रदेश पूछ लेता है। तो कहाँ है? उड़ीसा में, वर्तमान उड़ीसा में साथियों। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कितने वर्ष पे साथियों? अपने राज्यारोहण के तो 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था ना। तो 8वें वर्ष में राज्यारोहण के, उसके बाद समय कितना था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी क्या थी साथियों? तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपका, सम्राट अशोक की राजधानी थी। सम्राट अशोक की राजधानी थे, चारों ऑप्शन है, काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो इसमें से बताइए कौन सी राजधानी थी? तो इनकी जो सम्राट अशोक की राजधानी थी क्या थी साथियों? पाटलिपुत्र थी। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, अशोक ने किस बौद्ध संगत की आयोजन किया था? चारों ऑप्शन आपके सामने टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों पूछा गया है कि अशोक किस बौद्ध संगत का आयोजन किए थे? तो अशोक जिस बौद्ध संगत का आयोजन किए थे साथियों क्या था? तृतीय बौद्ध संगत था। कौन सा बौद्ध संगत साथियों? तृतीय बौद्ध संगत था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका राइट आंसर आप देख के बताइए चारों ऑप्शन में से कौन होगा? तो क्या हो जाएगा साथियों? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर जो किस देश का प्रभाव था साथियों? तो भारत का। तो कितने बार इसमें कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो चीन, रोम, ईरान लगाते हैं। नहीं, ये जो मौर्यकालीन जो स्तंभ था भारत का ही था और भारत के शासक द्वारा ही भारत में ही बनाया था। इसमें किसी देश के दूसरे देश का प्रभाव नहीं था, सिर्फ भारत में था। तो भारत देश का ही प्रभाव इस पर पड़ा था मित्रों। अगला है अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? न लौरिया नंदनगढ़ पूछ रहा है, जो बिहार में है, तो इसकी ऊंचाई कितना है? अशोक द्वारा बनाया गया पिलर था लौरिया नंदनगढ़, तो इसकी ऊंचाई कितनी है?
तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी साथियों 9.7 मीटर। कितना जाएगा? 9.7 मीटर होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ना, अशोक स्तंभ पर किस लिपि द्वारा लेख लिखा गया है साथियों? तो इसका जो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा गया है अशोक स्तंभ पर। अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि साथियों कैसी है? ब्राह्मी है। यह वाराणसी में, एक सारनाथ वाराणसी में क्या है? स्थित है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो अशोक स्तंभ में जो साथियों कहाँ है? ये सारनाथ के वाराणसी में। इसमें 4 सिंह हैं, चारों सिंह एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। अगला है अशोक स्तंभ किसने बनवाया? अशोक स्तंभ किससे बने हैं? अशोक स्तंभ किससे बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो टीजीटी पीछे 2009 में पूछा चुनार सैंडस्टोन के बने हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के समीप स्थित है, जो चुनार की खदानों से प्राप्त धूसर रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो चुनार सैंडस्टोन इसी को कहते हैं। अगला, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ना, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथ में। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन है पूरा वीडियो देखिए, आप स्किप मत करिए। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है साथियों जो पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न वही प्रश्न को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो इसका जो राइट होगा साथियों डी, नंदनगढ़ अभिलेख पर। अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। अशोक का जो नंदनगढ़ अभिलेख है साथियों, इस पर मयूर की आकृति है। यह बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जग निवास महल कहाँ स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जग महल निवास कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? उदयपुर में। जग महल निवास कहाँ स्थित है? उदयपुर में साथियों। जग निवास महल उदयपुर की पिछौला झील के बीच में स्थित है। उदयपुर की किस झील में साथियों? पिछौला झील में स्थित है। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। कौन कराया था साथियों? महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने कराया था। वर्तमान में यह महल होटल के रूप में बदल चुका है। तो अब यह जो महल था जग निवास साथियों, अब यह क्या एक होटल बन चुका है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा जो था रुमालों के लिए साथियों क्या था? प्रसिद्ध था। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चंबा कहाँ साथियों? चंबा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में ना। दूध और शहद घी घाटी के नाम से भी विख्यात है ना। दूध और शहद घी घाटी के नाम से भी चंबा या हिमाचल प्रदेश क्या है? विख्यात है। मंदिरों में घास के मैदानों, नदियों, पेंटिंग, रुमालों एवं झीलों के लिए भी यह जाना जाता है। रुमाल, झील, पेंटिंग, मैदान, मंदिर के लिए भी ये चंबा जो है हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। यहाँ पे क्या आते थे साथियों? कसीदाकारी न। रुमालों पर क्या की जाती थी? कढ़ाई या कसीदाकारी की जाती थी। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। तो क्या है मुख्य विषय साथियों तंजावुर का? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सी, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। तंजावुर चित्रकला में क्या आता था? हिंदू देवी देवताओं का क्या आता था? चित्रण होता था न। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय धार्मिक हिंदू देवताओं का चित्रण है, जो चोल शासन काल में यह कला खूब प्रचलित थी साथियों। तो तंजावुर कला में क्या आता था? चोल शासन का समय था। भगवान कृष्ण के अनेक चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं तंजावुर से। यह हिंदू देवी देवताओं के चित्रण से संबंधित है। अगला जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस चित्र में सृष्टि सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सचिव दर्शन होता है? तो किस चित्र में साथियों? तो इसका जो राइट है साथियों, नटराज नृत्य में, शिव नृत्य में या कामदेव नृत्य में, या इनमें से सभी नृत्यों में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? नटराज नृत्य में।
नटराज नृत्य में। नटराज को क्या कहा जाता है, किस चित्र में? सृष्टि का सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है तो नटराज नृत्य में। तो नटराज नृत्य कहता था किसका था? शंकर जी का था साथियों। तांडव नृत्य उसी में बताया रहा है कि सृजन, विनाश, जीवन, मरण का दृश्य दर्शाया गया। अगला आपका है साथियों, अगला क्वेश्चन, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है। कह रहा है कि मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है साथियों? तो मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध जो चित्र है साथियों क्या है? वो राजा केशव सेन का रूप चित्र हो जाएगा ना। मांडी में कपूरगिरी नामक चित्रकार द्वारा बनाई गई सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी सुरक्षित है साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो क्या कहते हैं साथियों, जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है तो उसे हम कहते हैं गांधार कला। क्या कहते हैं साथियों? गांधार कला कहते हैं ना। मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन से प्रभावित है? तो गांधार शैली थी। अगला है आपका प्रश्न जो मोस्ट और आखिरी प्रश्न है आज का 30 क्वेश्चन का साथियों। तो गांधार कला किसके समय में पनपी थी? तो गांधार कला जो थी किसके समय में पनपी थी? तो चारों है, शाक्य, मौर्य, कुषाण या शुंग। तो किसके समय में पनपी थी साथियों? तो ये जो थी पनपी थी, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गांधार कला किसके समय में पनपी थी साथियों। गांधार कला बौद्ध दृश्य कला से संबंधित इसमें कुछ जानकारी हम बता देना है, लेकिन इसका एक आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। गांधार कला बौद्ध दृश्य कला से संबंधित है। गांधार कला पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा है इसका शासनकाल साथियों ना। इसका जो संबंध साथियों ग्रीको रोमन शैली से हुआ है। चलते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो ये रहा वीडियो आज का साथियों, जिसमें 30 क्वेश्चन रिवीजन कैसे थे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके साथियों। तो वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, बहुत धन्यवाद साथियों।